हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन फीचर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं और आपको कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे से आप किसी पेपर की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वैसे यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो या किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इस चैप्टर में से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है लैंग बेस्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लैंग बेस्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्यों है और क्या है, कैसे है ये। तो पहले मैं आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1949 जब इसको जो अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस समय इसके अंदर एक तो प्रेम्बल था। 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे जो कि 22 पार्ट्स में विभाजित थे। इसके अलावा 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। ठीक है, जो कि 2013 में बढ़ के हो गए हैं 465 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो पीडीएफ है वो 2013 से रिलेटेड है। यदि आप जो लेटेस्ट अपडेटेड लक्ष्मीकांत है उसमें आप देखेंगे, रेफ़र करेंगे तो ज़रूर इसके आर्टिकल्स और शेड्यूल्स, इसके नॉट शेड्यूल्स बट आर्टिकल्स में ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप एक बार उसको रेफ़र कर लीजिएगा। अब मैं बात करूँगा कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये इतना बड़ा या लैंग्वेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है इसको, इसके क्या रीजंस थे। उसके मेनली 3 रीजंस थे। सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स था। वो क्या है, वो ये है कि जो अपना भारत देश है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत ही अधिक एरिया में फैला हुआ है। और इसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग समुदायों से, अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं। तो उनकी सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जा सके, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी के बिंदुओं को शामिल किया गया। तो एक रीज़न तो ये था। दूसरा अपना पॉइंट था हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ब्रिटिशर्स द्वारा एक कानून लाया गया था जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो काफ़ी हद तक प्रशासनिक दृष्टि से फेवरेबल थे। और जो भारतवासी थे वो भी इसके प्रोविज़न से काफ़ी हद तक वाकिफ़ थे। तो इसलिए इसके आधे से ज़्यादा बिंदुओं को एज इट इज़ ले लिया गया था। तो ये भी एक इसका दूसरा रीज़न था। तीसरा अपना सबसे बड़ा रीज़न है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप क्या समझते हो। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो अपने राज्य हैं और जो केंद्र है उन सभी को मिला के एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि ऐसे कई देश हैं जहाँ पे केंद्र का तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है जबकि सभी राज्य इस बात में इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो तीसरा अपना रीज़न ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके, तो हम चलते हैं सेकंड बिंदु पे। तो सेकंड बिंदु है इसका ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक सोर्स से नहीं लिया गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक सोर्स से लिया गया है, नहीं लिया है। मैं बोलूँगा कि एक सोर्स एक जगह से इंस्पिरेशन ली गई है या फिर जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे उनको ड्रॉ किया गया है, और जो कि एक अच्छी बात है अपने में। हमें हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए। वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने भी किया था। तो हम देखते हैं कि किस किस देश से हमने क्या क्या लिया, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो इसमें जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इसमें बहुत बड़ा रोल था। उसके जो प्रोविजंस थे हमने एज इट इज़ कई बिंदु हमने लिए थे। और इसके अलावा जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, फिलोसॉफिकल पार्ट हमने लिया है अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब फिलोसॉफिकल पार्ट में आता क्या है उसमें आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इस पॉलिटिकल पार्ट के अंदर आता क्या है, तो उसका होता है कैबिनेट गवर्नमेंट होना और जो रिलेशंस होते हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वो सब इसके अंदर आता है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोविजंस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा वो बाकी देशों से लिए। अभी हमने बात की है ब्रिटेन की और यूएस की। इसके अलावा जो बाकी प्रोविजंस है वो हमने लिए हैं कनाडा से,
ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर से जो अब रशिया के नाम से जाना जाता है, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान से एंड एक्सेट्रा। इन सभी सोर्सेज और इन सभी देशों से क्या क्या पॉइंट्स लिए गए हैं इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ देशों में एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है किसी अपने जो संविधान है उसके अंदर किसी भी तरह के प्रोविज़न को चेंज करने के लिए। तो इस तरह के देशों में स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इसलिए वो रिजिड होते हैं, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे एक सिंपल फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉलो की जाती है किसी भी तरह के पॉइंट या प्रोविज़न को चेंज करने के लिए, ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पर अपने देश में ना तो कंप्लीट रिजिडिटी फॉलो की जाती है, ना ही कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी फॉलो की जाती है। अपने देश में इन दोनों का मिक्सचर फॉलो किया जाता है। अब मैं बताने की कोशिश करूँगा ऐसा कैसे होता है। तो ऐसा इसलिए हो पाता है कि कुछ प्रोविज़न्स ऐसे होते हैं जो कि पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के बिना चेंजेस नहीं किए जा सकते या उनमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब वो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, वो क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है 1/2 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या है? जो टोटल मेंबर्स एक टाइम पे प्रेजेंट हैं दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में, उनका 2/3 क्या होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। इसके अलावा ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, जो टोटल मेंबरशिप है, जैसे कि मान के चलिए कि राज्यसभा में 300 मेंबर्स है एंड लोकसभा में 500 मेंबर्स है, तो इनकी टोटल जो मेजॉरिटी निकलेगी, जैसे 500 + 300 800 की हम मेजॉरिटी कंसीडर करेंगे। जबकि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस 2/3 में तो हम ओनली उन लोगों को कंसीडर करेंगे जो एक टाइम पे प्रेजेंट हैं दोनों जगह और जो वोट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो कई प्रोविजन तो इस तरह से अमेंड किए जाते हैं। वहीं कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी को फॉलो किया जाता है, जो कि अभी हमने डिस्कस करी। इसके अलावा उस अमेंडमेंट को जो हमें अपने टोटल राज्य हैं उनकी आधे से ज़्यादा विधानसभाओं से रेटिफाई करना होता है। यदि आधे से ज़्यादा विधानसभाओं ने रेटिफाई नहीं किया है तो इस तरह के अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह ये तो हमने करी बात रिजिडिटी की है। यदि हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो एक सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड किया जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्सचर है। फोर्थ जो पॉइंट है अपना वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, वहीं कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो यूनिटरी फीचर्स को दर्शाते हैं। परंतु हम ये देखेंगे कि दोनों ही तरह के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, परंतु जो एक तरह से डोमिनेशन है वो है यूनिटरी फीचर्स का। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब हम फेडरल फीचर्स की बात करते हैं तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ पे 2 गवर्नमेंट होती है। दोनों ही 2 गवर्नमेंट का मतलब है सेंटर की गवर्नमेंट्स अलग और स्टेट गवर्नमेंट्स अलग। डिवीज़न ऑफ पावर होती है। डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि स्टेट की पावर अलग होती है और सेंटर की पावर्स अलग होती है। रिटर्न हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हुए कोई भी किसी भी तरह का कार्य नहीं कर सकता। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। जुडिशरी सबसे सर्वोपरि होती है। जुडिशरी ये ध्यान रखती है कि सभी गवर्नमेंट्स एंड पूरा देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चल रहा हो। यदि ऐसा नहीं चल रहा हो तो जुडिशरी इस तरह के एक्ट्स या जो लॉज होते हैं उनको रिजेक्ट कर सकती है। एंड बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ रूल करती है, उसका मतलब होता है बायकैमरलिज्म। ये मैंने बात करी फेडरल फीचर्स की। अब मैं बात करता हूँ यूनिटरी फीचर्स की। वो क्या होते हैं? यूनिटरी फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर होता है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे हैं अपने देश में? आप ये पाएंगे कि जो सेंटर के जो सब्जेक्ट्स है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। वहीं आप स्टेट के सब्जेक्ट्स की अब जगह आप देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जो मेन मुद्दे हैं वो सेंटर ने अपने पास रिजर्व रख रखे हैं।
और सेकंड मैं ये बोलूँगा कि जो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं वो भी सेंटर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जानते ही हैं कि राज्य और सेंटर दोनों का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में, इसलिए यूनिटी फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पे यदि हम हायरार्की देखें जुडिशरी की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक सभी जुडिशरी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि नीचे के लेवल पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश की जा रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो गवर्नर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जैसे कि IAS, IPS, IFS, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं एंड सो ऑन। तो ये सभी फीचर जो होते हैं ये हैं तो यूनिटरी फीचर्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो दो तरह की होती है मेनली। एक तो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि US में एग्जिस्ट करता है। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटेन में एग्जिस्ट करता है और इसी को हमने अडॉप्ट किया है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इसके अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो इलेक्ट होती है, वो ही रूल कर सकती है। ठीक है, और इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो एक तरह से सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो सिस्टम होता है, जो आपके पार्लियामेंट होता है, जो परमानेंट हाउस होता है, और एक होता है आपका टेम्परेरी हाउस। जो टेम्परेरी हाउस होता है उसको आप डिजॉल्व कर सकते हैं टाइम टू टाइम। वैसे एक इसकी निश्चित ड्यूरेशन होती है 5 साल, परंतु इसको एक निश्चित समय से पहले भी डिजॉल्व किया जा सकता है। परंतु प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा किसी भी तरह का कोई भी फीचर नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ बिंदु हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट आप समझाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट अपना होता है फंडामेंटल राइट। ये सबसे बड़ा जो फीचर है जो एक इंडिविजुअल को डिग्निटी और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। एक वो कौन होता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि ये हमें अवेलेबल है ओरिजिनली। तो अब हम जैसे देखेंगे ये कौन कौन से राइट होते हैं, तो मेनली ये 6 तरह के राइट होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है राइट टू इक्वलिटी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मेन जो पॉइंट्स जो आपको याद रहें कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फीचर क्या होते हैं वो। जैसे राइट टू इक्वलिटी होता है जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में शामिल है। राइट टू फ्रीडम होता है जो आर्टिकल 19 से 22 तक शामिल है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक शामिल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में शामिल है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट होता है जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 में शामिल है। एक होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आर्टिकल 32 में शामिल है। ठीक है, तो हम इन सभी बिंदुओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाता है, उसी तरह से ये हमारे लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी ले डाउन करता है जो एक सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए और उसको फुलफ़िल करना चाहिए। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी हालांकि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती, फिर भी ये हर किसी की एक मॉरल ड्यूटी है कि इन सब को फॉलो किया जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी हम विस्तृत में चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। इसके अलावा मैं कुछ और बिंदुओं के बारे में बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक वन ऑफ द मेन फीचर है वो है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे 3 तरह की इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी जो कि युद्ध की स्थिति में या फिर एक्सटर्नल एग्रीगेशन की स्थिति में या आर्म रिबेलियन की स्थिति में इम्पोज की जाती है, जो कि आर्टिकल 352 में शामिल है। इसके अलावा होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कब इम्पोज किया जाता है, इसको इम्पोज किया था जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई हो, और ये आर्टिकल 356 में शामिल है। या फिर एक रीज़न तो मैंने आपको इसका बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो गई हो, या फिर जो स्टेट निर्देश प्रदान करता है स्टेट सेंटर को, तो उसके अंदर भी ये हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 360 में। हाँ ओके, तो इसके
बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो सॉरी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।